जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा अपने इस चैनल वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। भारतवासियों, मैं इस चैनल पर अपने राजनीतिक विचार प्रकट करते रहता हूं। आज इस कड़ी में मैं आगे अपने विचार प्रकट कर रहा हूं, मैं और मेरा राजतंत्र की अगली कड़ी। इसमें मैं आज बात करने वाला हूं वैज्ञानिक राष्ट्रवाद। मैं स्पष्ट रूप से पहले ही घोषणा कर देता हूं कि मैं किस विषय पर वार्ता कर रहा हूं, अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं स्पष्ट रूप से कि मैं वैज्ञानिक राष्ट्रवाद की बात करूंगा। जैसे हमारे देश की अभी परिस्थितियां हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या आज के समय में आ चुकी है कि हम देश में 5 किलो चावल पर बिकने वाले लोग हो गए हैं। 80 से 85% भारत की जनसंख्या भूख, भय और भ्रष्टाचार, भूख, भय और भ्रष्टाचार, 3 चीजों पर ही वार्ता करती है। मैं इन चीजों पर वार्ता करने के लिए कोई नेता नहीं हूं। मैं सत्ता का दलाल नहीं, मैं शासक बनना चाहता हूं। इसलिए मैं वो बातें करूंगा जिससे समस्या का हल होता है। मैं वैज्ञानिक राष्ट्रवाद की बातें करूंगा। इससे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने कभी जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दे दिया है, लेकिन नारेबाजी करना नेताओं का काम है। शासक का काम है कर्म करना, अपनी प्रजा का पालन करना। मैं राजा बनूंगा तो सीधी बात है जनता का पालन कैसे होगा। आज का वैज्ञानिक राष्ट्रवाद का सीधा सीधा मेरा पक्ष है। आज विश्व स्तर पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है और आधुनिक समय में युद्धों का स्वरूप बदला है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की कहानियां बहुत पढ़ चुके हैं लोग। मैं मूर्खों के लिए बात करता नहीं, मैं शिक्षित लोगों के लिए बात करता हूं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोगों ने जाना कि कैसे कैसे हथियारों का उपयोग हुआ। परमाणु बम आने के बाद लंबे समय तक विश्व स्तर पर शांति छाई रही। हमारे लिए पाकिस्तान कोई शत्रु नहीं, बांग्लादेश कोई शत्रु नहीं। हमारे लिए शत्रु जैसी बात ही नहीं है, अपनी सुरक्षा की बात सोचनी है। कोई देश किसी का शत्रु नहीं, शत्रु मनुष्य का मनुष्य होता है। हमारा पड़ोसी भी हमारा शत्रु हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है। जो हमारा शत्रु हो सकता है वो हमारा मित्र भी हो सकता है। और देश की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक राष्ट्रवाद की अत्यधिक आवश्यकता है। मेरा वैज्ञानिक राष्ट्रवाद, क्वांटम कंप्यूटर की बातें होती हैं। मैं इससे एक वार्ता में वैज्ञानिक दुर्गति के बारे में, भारत में विज्ञान की दुर्गति के बारे में वार्ता मैं कर चुका हूं, इसलिए मैं उस दृष्टिकोण से आज नहीं कर रहा हूं। अभी हाल के समय में यूक्रेन और रूस युद्ध हो रहा है। इस संदर्भ में किसी को मेरी तरफ से कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं, सब लोग देख रहे हैं युद्ध में क्या हाल है। आज के समय में युद्ध जीतने के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। वैज्ञानिक राष्ट्रवाद है क्या? मेरा वैज्ञानिक राष्ट्रवाद है, हम दिव्यास्त्रों की भीड़ खड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि एक परमाणु अस्त्र अगर हम पड़ोसी देश पे चला लेंगे तो वो देश तो बर्बाद हो जाएगा। हमारा कोई भी शत्रु देश हो, उस पर अगर हम परमाणु बम गिरा दिए, वह देश तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम भी नहीं बचेंगे। हम उस देश में करेंगे क्या? अपनी संपत्ति का केवल विनाश करेंगे। हम बम, महंगा सा बम फोड़ देंगे, वह धरती बर्बाद हो जाएगी। और उस बंजर भूमि को हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, कोई लाभ नहीं है। अगर किसी शत्रु देश ने हमारे देश पर बम गिरा दिया तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। हम कितनी भी सुरक्षा दे ले, बंकरों में छिप जाएं, अगली 3-4 पीढ़ियों को पैदा करने का सामर्थ्य खत्म हो जाएगा देश में। ऐसे घातक अस्त्रों की उपयोगिता समाप्त है। तो मैं और मेरा वैज्ञानिक राष्ट्रवाद को समझने के लिए वैज्ञानिक बुद्धि के लोगों की आवश्यकता है। और जो लोग समझ रहे हैं, अगर मेरी बात समझ में आएगी तो आराम से लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी बातों को प्रचारित करना चाहता हूं। क्योंकि मैं जिस परिवेश में हूं अभी वर्तमान में, या बचपन से अभी तक आया हूं, मेरी बातें समझने वाले लोग कम रहे हैं, इसलिए मैं ढूंढता हूं कि मेरी बातें समझने लायक लोग मिल जाएं मुझे। तो वैज्ञानिक राष्ट्रवाद से मेरा सीधा तात्पर्य है विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी प्रगति करना जो हमारे समकालीन किसी भी देश में सोचने वाले लोग ना हो। अभी तक एक से एक हथियार बनाए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध तक वैज्ञानिकों ने हथियार बनाए,
जिससे विनाश आ सकता है। मैं उन विनाशक हथियारों का काट बनाने की विचारधारा का व्यक्ति हूं और यह संभव है, यह संभव है। यद्यपि मैं इस वार्ता में किसी को विज्ञान पढ़ाने की मूर्खता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शिक्षण कार्य नहीं करना चाहता। मैं इस YouTube पर बताऊंगा कि कैसे ये संभव है, नहीं। हाँ, कभी मैं स्टूडेंट लाइफ में इस पर अच्छा खासा शोध कर चुका व्यक्ति हूँ। यद्यपि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जिसमें मैं एक छात्र से वैज्ञानिक नहीं बन सकता, और मैंने इस रास्ते को पकड़ा कि अब मैं इस प्रौढ़ावस्था तक आते आते अपने 25 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात मैंने यह अनुभव किया कि मैं एक वैज्ञानिक बन करके भी देश का भला नहीं कर सकता। इसलिए मैंने राजनीति और इतिहास, युद्ध शास्त्र, यद्यपि मैं पहले से पढ़ रहा था, यहाँ पर अपनी बड़ाई हाँकने की जरूरत नहीं है। बस इतनी बता रहा हूँ कि मैंने इसको समझा। वैज्ञानिक राष्ट्रवाद का मेरा सीधा उद्देश्य है इन घातक परमाणु अस्त्रों या कोई भी वेपन है, न्यूक्लियर वेपन, या फिर आप लोगों के समझने के लिए साधारण लोगों को आज के समय में न्यूक्लियर वेपन ही सबसे घातक हथियार लगते हैं। अभी तक घातक से घातक हथियार बन चुके हैं, लेकिन मैं उसकी काट के बारे में विचार करने वाला व्यक्ति हूं। कोई योद्धा कितना भी वीर क्यों ना हो, रणभूमि में अगर कवच विहीन है तो उसको कोई चूक ना करके भी वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वह देश जो काफी दिव्यास्त्रों को भी खड़ी किए हुए है, अगर अचानक से उस पर हमला हो जाए तो वह उससे बच नहीं सकता, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी आक्रामकता है। अपने देश की रक्षा करने के लिए घातक हथियारों की भीड़ खड़ी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज जो दुनिया में घातक हथियार हैं उसकी काट खोजने की जरूरत है, और यह बिना विज्ञान के संभव नहीं है। विज्ञान की काट विज्ञान ही कर सकता है, आध्यात्म की काट आध्यात्म है, धर्म की काट धर्म है। अब धर्म की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है, मेरे लिए धर्म की व्यापक परिभाषा है। उसी प्रकार से मैं केवल वैज्ञानिक राष्ट्रवाद की आज बात कर रहा हूं, तो वैज्ञानिक राष्ट्रवाद में मैं ऐसे लोगों का आह्वान करता हूं जिन्हें कुछ भी विज्ञान में आविष्कार करने की या कुछ नया करने की सोच हो। मैं शासक बनते हुए उन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा जिसमें वो बिना पारिवारिक जिम्मेदारी लिए हुए अपने शोध को आगे जारी रख सकते हैं। हमारे देश में इसकी सुविधा लंबे समय से नहीं रही है। मैं विवशतावश आप लोगों को समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक उदाहरण दूंगा, कहां वैज्ञानिक राष्ट्रवाद में कमजोरी से देश कमजोर हुआ। मैं इतिहास के संदर्भ में बताना चाहूंगा, जिस समय चीन में बारूद का आविष्कार हुआ उस समय भारत में बारूद का आविष्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस पर वार्ता करने वाले इतिहास के बहुत सारे मास्टर साहब यूट्यूब पर भी देख लिया हूं। मेरे भी शिक्षक इस पर विधवा रोना रोते थे। मेरे शिक्षक बहुत अच्छे थे, उन्होंने प्रेरित किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था, वो इतिहास के शिक्षक थे जिन्होंने बारूद का रोना रोया था, युद्ध में भारत क्यों हारा इस पर रोना रोया था। लेकिन मेरे विज्ञान के शिक्षक भी तो थे जो मुझे विज्ञान पढ़ाते थे, उनके लिए मेरी श्रद्धा है। अब वो दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, जहां भी होंगे यूट्यूब देखने लायक तो ना होंगे। लेकिन चलिए, उन शिक्षकों को धन्यवाद। अब आगे बढ़ता हूं मैं। विज्ञान, रोना रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिस समय चीन में बारूद का आविष्कार हो रहा था, हमारे देश में आविष्कार नहीं हुआ। परिणाम क्या था इतिहास में जानते हैं। वो बारूद तुर्कों के हाथ में गया। 9वीं 10वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान की प्रगति का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कला संस्कृति का खूब विकास हुआ था भारत में। हमारे शासकों को पता ही नहीं था कि जब तुर्क और अफगान का आक्रमण होगा, महमूद गजनवी का आक्रमण होगा, तो उसके पास युद्धक अस्त्र के रूप में मगजीनें होंगी, बड़ी बड़ी गुलेलें, बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाले यंत्र, आग फेंकने वाले, नेफ्था फेंकने, जलता हुआ नेफ्था का गोला फेंकने वाले यंत्र। उसके सामने हमारे तलवारबाज कितने भी बड़े योद्धा थे, टिक नहीं सकते थे, भगदड़ हो सकती थी। और वो हारे क्यों? उसका वैज्ञानिक शोध किसी ने नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता है। और जिन लोगों ने किया है वो दिगंबत हो चुके हैं, क्योंकि मैंने भी किसी को पढ़ा ही है, उन लोगों ने, लिखने वाले ने रिसर्च किया है। ठीक है, तो वैज्ञानिक राष्ट्रवाद के लिए जरूरी था कि अगर उस समय के लोगों ने अगर भारत में अपने बल के अहंकार में
रह करके नए शोधों को नहीं बढ़ाया तो उसका खामियाजा भुगता। तो आज भी हम लोग खामियाजा क्यों भुगते? परमाणु अस्त्रों की काट ढूंढनी है। अब दूसरी बात है कि अभी के दूसरा चरण देख लीजिए। जब तुगलकामा युद्ध प्रणाली लेकर के बाबर आया, तोपे लेकर के आया, खानवा का युद्ध जीत गया। राणा संगा कितना भी वीर था, राजपूत कितने भी वीर थे, लड़ाई करने वाले उदंड थे, मूर्ख थे, क्योंकि उन लोगों ने विज्ञान को की ओर दृष्टि ही नहीं डाली। एक शासक को हमेशा अपने अस्त्रागार में, शस्त्रागार में ऐसे दिव्यास्त्रों की भीड़ खड़ी करनी पड़ती है जो समय आने पर उसका सहयोग कर सके, क्योंकि शरीर की एक सीमा है, आपकी शारीरिक वीरता की एक सीमा है। और आज के वैज्ञानिक युग में शरीर की सीमा बहुत कमजोर हो चुकी है। यद्यपि इसका भी महत्व है और मैं इसका महत्व देता हूं। मैं भी शारीरिक युद्ध कला का प्रशिक्षित व्यक्ति हूं, मैं प्रशिक्षण लिया हूं, पारिवारिक प्रशिक्षण है ये है। क्षत्रिय परिवारों को तो प्राचीन युद्ध कला और कलड़ी पयट जो आजकल लोग जानते हैं वो सब सीखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वैज्ञानिक अस्त्रों का जखीरा तो होना ही चाहिए और भारत के पास है। बहुत सारे लोग मेरी आलोचना करते हैं, भारत के पास बहुत अस्त्र है, परमाणु अस्त्र है। मैं परमाणु अस्त्र की अव्यवहारिकता पहले बता चुका हूं। परमाणु शस्त्र अव्यवहारिक है, उसकी काट ढूंढने की जरूरत है। और जो वैज्ञानिक कर गए, क्या नई पीढ़ी को नहीं उसका काट ढूंढना चाहिए, उससे आगे नहीं वैज्ञानिक विकास करना चाहिए। इसी संदर्भ में मेरा है वैज्ञानिक राष्ट्रवाद। अब बात करते हैं, आपने जान लिया बाबर के आक्रमण को भारत नहीं झेल पाया, बाबर घुस गया। अलग विषय है, कभी मैं इसका खंडन करने के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का खंडन करने के लिए मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा, उस पर वार्ता करूंगा कि कैसे दोनों की तुलना हो जाएगी। अब तीसरा स्टेप आता है जब अंग्रेज भारत में आए। ऐसा नहीं कि अंग्रेज पहले आए, पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों ने समुद्री बंदरगाह पर कब्जा किया, भारत के बंदरगाहों पर कब्जा किया। उस समय भी के शासक सोच लेते कि उनके पास जो अस्त्र है हमारे पास क्यों नहीं है, लेकिन उस समय के शासक मूर्ख थे, नहीं सोच पाए। उनकी आलोचना करने की जगह मैं आज की परिस्थिति में, आज के शासक मूर्ख नहीं है क्योंकि उनके पास विजन नहीं। आज शासक कहाँ है? आज तो नेता है, दलाल है। उस समय के भी नेता दलाल थे, शासक दलाल नेता थे। इसलिए वो सोच ही नहीं पाए कि अगर देश पर आक्रमण होगा तो हमारे सैनिक का बल बहुत है, हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, हम लड़ लेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन जो आया वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आया और हमें धराशायी कर गया। अंग्रेजों की बंदूकें और तोपें हमारे यहां की तोपों की, भारी भरकम तोपों से कहीं हल्की थी। तोरेदार बंदूकें, बड़ी बड़ी बंदूकें, ऐसे नहीं मुगलों के पास बंदूकें नहीं थी, मुगलों के पास ही बंदूकें थी, लेकिन उनके पास क्या नहीं था? वो भारी भरी बंदूकें, भारी भरकम तोपें पदाती सैनिकों के सामने फेल्योर हुई। इसलिए वैज्ञानिक राष्ट्रवाद युद्ध के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक राष्ट्रवाद की श्रेणी में मैंने आज युद्ध परिप्रेक्ष्य से विज्ञान का उपयोग का बताया। रक्षात्मक प्रणाली नहीं थी। अगर आपके सामने बंदूकें आ गई, ये जैसे कि मुगल काल में बंदूकों के सामने लोहे के कवच, भारी भारी कवच फेल्योर हो गए, क्योंकि जालीदार कवच पहनते थे। वो तलवारों से तो बचा सकती थी, लेकिन अंधाधुंध गोली जब चलती है तो जालीदार का एक जंजीर इधर खिसक गया, गोली लग गई, सैनिक स्वाहा है। युग को समझो, कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं थी, सेना की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन आधुनिकतम अस्त्रों के सामने फेल्योर हुए हमारे सैनिक। और एक एक सैनिक भी तो एक देश का नागरिक होता है, और एक एक नागरिक कीमती होता है देश के लिए। इसलिए किसी योद्धा को, किसी शासक को अपनी प्रजा की कीमत समझनी चाहिए। एक प्रजा, एक योद्धा अगर मर जाता है, एक योद्धा मर जाता है तो पूरा राष्ट्र मर जाता है। हमारे सैनिक अगर सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं, अगर वो मर जाते हैं तो हमारा राष्ट्र मर रहा है, ये सोच लेना चाहिए। इसीलिए मैं वैज्ञानिक राष्ट्रवाद की बातें कर रहा हूं। हमारे देश की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक राष्ट्रवाद आवश्यक है। और मैं विज्ञान भी जानता हूं, मैं अति पठित व्यक्ति हूं, खुल के मैं कहता हूं मैं अति पठित व्यक्ति हूं। मेरी भाषा समझने के लिए भी लोगों को समस्या होती है, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मित्रों, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे इस वैज्ञानिक राष्ट्रवाद का समर्थन अवश्य करें, क्योंकि मैं शासक बनते ही वैज्ञानिक राष्ट्रवाद को फैलाऊंगा।
मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से अधिक वैज्ञानिक राष्ट्रवाद को महत्व देता हूं, क्योंकि विज्ञान ही हमारी सुरक्षा है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और बेस्ट डिफेंस इज ऑलवेज बेस्ट ऑफेंस। अगर आप सुरक्षित हैं, अपनी सुरक्षा को मजबूत कर लेते हैं, तो ऑफेंसिव आप ऑटोमेटिकली माने जाएंगे, क्योंकि शत्रु के अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा। एक दो युद्ध में अगर आपने उसका प्रदर्शन कर दिया, अगर कोई दिव्यास्त्र आए और आपको लगे ही नहीं, तो आप तो नारायण हैं। महत्वपूर्ण यह है, आप कितने दिव्यास्त्रों की भीड़ खड़ी रखते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। स्वयं नारायण, मैं स्वयं श्री हरि विष्णु नारायण का भक्त हूं। मैं श्री राम को अपना आदर्श और पूर्वज तो है ही, आदर्श भी मानता हूं। इसलिए मैं हमेशा बेस्ट डिफेंस इज ऑलवेज बेस्ट ऑफेंस वाला सिद्धांत पे चलता हूं और मैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक राष्ट्रवाद को महत्व देता हूं। तो वैज्ञानिक राष्ट्रवाद में मैं किस प्रकार ये करूंगा, ये मैं नहीं बता रहा हूं, केवल ये बता रहा हूं कि हमारी योजना क्या है। मैंने कुछ उदाहरण दिए। अगर अभी हाल के युद्धों की चर्चा थोड़ी सी कर ही देता हूं। रूस यूक्रेन वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है। भीख में मांगे गए अस्त्रों से यूक्रेन बच नहीं सकता। भिखारी कितनी भी भीड़ खड़ी कर ले, वह दाता के बराबर नहीं हो सकता। यूक्रेन भिखारी की हैसियत से ज्यादा नहीं है। अभी उसने गलती किया था, कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर वह अलग देश बन गया रूस से, लेकिन उतनी बड़ी संपत्ति और संप्रभुता कहां से सुरक्षित कर पाएगा। अपने देश के लोगों को मरवा रहा है वो नेता। अब किसी व्यक्तिगत रूप से आलोचना न करते हुए बता रहा हूं, मेरा यहां वैज्ञानिक राष्ट्रवाद से तात्पर्य है कि अगर उस देश ने अपनी सुरक्षा का व्यवस्था न किया है तो युद्ध में क्यों कूदा। हमारे देश के साथ भी यही समस्या है। आज के समय में वैज्ञानिक प्रगति बिल्कुल अवरुद्ध हो गई है भारत में। हम कितना भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा लें, अच्छी बात है, परंतु हम कहीं ना कहीं डिफेंस के मामले में कमजोर हुए हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता कि मैं किसी नेता की आलोचना कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हमारे देश में अस्त्र शस्त्र हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें नए चरण से सोचने के लिए ऐसे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन मैं अभी वास्तव में भारत का शासक नहीं हूं, मैं एक साधारण नागरिक हूं। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार मैं ही भारत हूं, मैं ही भारत हूं। ऐसा आप भी हो सकते हैं, आप भी भारत हैं, मैं भी भारत हूं, क्योंकि अभी लोकतंत्र है और मैं बिना राजा बने, बिना संप्रभुता प्राप्त किए हुए देश की किसी भी नीति को निर्धारित नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरा समर्थन करें। मैं कोई नेता नहीं बनना चाहता, मैं वोट नहीं मांग सकता, क्योंकि मैं बिना संप्रभुता के कोई कार्य नहीं कर सकता, और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं, कोई नेता नहीं कर सकता। और मेरी योग्यता यही है कि मैं देश की सुरक्षा को महत्व दूंगा। वैज्ञानिक राष्ट्रवाद का मैं समर्थक नहीं बल्कि निर्माता ही हूं। वैज्ञानिक राष्ट्रवाद, इससे पहले आपने ये शब्द सुना भी नहीं होगा, मैं पहली बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास भी ये शब्द नहीं थे, और ये मेरे पास है, क्योंकि मैं शासक हूं और मैं अपने देश की सुरक्षा, एक एक प्रजा की सुरक्षा के लिए पहले से चिंतित हूं। जिस समय कोई अस्त्र शस्त्र हमारे देश की सीमा के अंदर घुस गया, उस समय किस प्रकार से सुरक्षा होगी, इसके लिए विभिन्न विकल्प हैं। आप लोग सलाह भी दे सकते हैं कि कैसे होगा, और ये कहेगा कि अकेले मैं करूंगा, नहीं। जो लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो विज्ञान में रुचि रखे हैं, जो छात्र हैं, छात्र जीवन से सोच ले, अभी जितने भी वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र हैं उसके बारे में सोचे कि उसकी काट कैसे ढूंढी जाएगी। उन दिव्यास्त्रों की काट अगर जब तक नहीं हम ढूंढ पाते, तब तक हम सुरक्षित देश के नागरिक नहीं हैं। और देश की सुरक्षा की सर्वोपरि है, तो हमें इसके काट के बारे में सोचना चाहिए। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में विज्ञान का छात्र हुआ करता था, तो कैलकुलस पढ़ने के बाद
मुझे स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स पढ़ने के लिए किसी शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बातें आती थी कि अगर मैं योद्धा बना तो कैसे बम गिराऊंगा। यह जोश ही मुझे पढ़ाता था। मैं मैथमेटिक्स इसीलिए पढ़ लेता था, सारे के सारे कैलकुलेशन। अच्छा, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत वार्ता हो गई, व्यक्तिगत वार्ता को हटा देता हूँ। चलिए, तो वैज्ञानिक राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक है कि एक ऐसा शासक जो वैज्ञानिक विचार वालों को प्रोत्साहित करे और उसे भरपूर सहायता दे, उसके उल्टे सीधे प्रयोग के लिए भी पूरा जगह दे। आर्थिक सहायता नहीं दे बल्कि व्यवस्था दे। और मैं शासक बनते हुए ऐसे वैज्ञानिक विचार वालों को मैं आर्थिक सहायता ही नहीं दूंगा बल्कि पारिवारिक और सामाजिक टेंशन से मुक्त रखूंगा। ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों, ऋषि मुनि ही है प्राचीन भाषा के शब्दों में। तो ऋषि मुनियों, तुम्हें सामाजिक समस्याओं की चिंता नहीं करनी, तुम अपने आविष्कार करो। मुझे वो विश्वामित्र चाहिए जो आविष्कार करे अस्त्र शस्त्रों का, जो श्री राम को काम आए युद्धों में। तो स्वागत है। अब मुझे उल्टा आह्वान करना पड़ता है कि अब राजतंत्र तो है नहीं जो किसी ऋषि मुनि की सुरक्षा दी जाए, किसी रिसर्चर की सुरक्षा दी जाए, लेकिन मैं शासक हूं नहीं, इसलिए मुझे स्वयं निर्माण करना है राजतंत्र का। और मैं वैज्ञानिकों का सहयोग करूंगा। एक सुरक्षित देश बनाने के लिए वैज्ञानिक राष्ट्रवाद आवश्यक है। अब मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं। तो मित्रों, जो भी मेरी वैज्ञानिक राष्ट्रवाद से सहमत है वो लोग मुझे लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों की खोज में हूं जो मेरे बराबर की बुद्धि के हों। मैं 5 किलो चावल पर बिकने वाले लोगों का शासक नहीं बनना चाहता। मैं राजा बनना चाहता हूं, ना कि दलाल, सत्ता का दलाल। मैं वादा नहीं करता कि मैं तुम्हें 5 किलो चावल दूंगा, मुफ्त में शिक्षा दूंगा। मैं कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दूंगा। मैं राजा हूं, मेरी प्रजा बने। मुफ्त क्या, मैं क्या देने वाला हूं? पिता संतान को कुछ देता नहीं है, राजा प्रजा को कुछ देता नहीं है। राजा और प्रजा के बीच ये मैत्री संबंध होता है, जैसे पिता और पुत्र के बीच में संबंध होते हैं, उस तरह के संबंध होते हैं। न राजा दाता है न भिखारी है, राजा शासक है, प्रजा का रंजन करने वाला है। जैसे एक पिता अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, उसके विकास के लिए चिंतित होता है, एक राजा भी उसी प्रकार से चिंतित है। और मैं राजतंत्र का राजा हूं, इसलिए मैं और मेरा राजतंत्र में वैज्ञानिक राष्ट्रवाद का महत्व है। हमारे देश की सुरक्षा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा, हमारी प्रजा की सुरक्षा के लिए विज्ञान आवश्यक है, वैज्ञानिक विकास आवश्यक है। इसलिए मैं वैज्ञानिक राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं कि मैं राजा बनूंगा तो मेरा यह वैज्ञानिक राष्ट्रवाद आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि वैज्ञानिक राष्ट्रवाद देश की सुरक्षा के लिए है। मैं खंडहरों का शासक नहीं बनना चाहता, सबों पर शासन कौन करना चाहता है। जब सब हो अपने ही, सब का मतलब लाश। मैं हिंदी के उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग करता हूं, मुझे थोड़ा सा साधारण शब्द करना पड़ा। मैं शासक बन करके अपने देश की रक्षा नहीं कर सका, अपने नागरिकों की सुरक्षा न कर सका, तो किस बात का शासक? अभी हमारे एक एक सैनिक जो सीमा पर खड़े हैं, इसके कारण हमारा देश सुरक्षित है। तो जिस समय मैं शासक बनूंगा तो विज्ञान उन सैनिकों की भी रक्षा करेगा। मेरे प्रजा तो सैनिक भी है ना, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। एक बेहतर कवच उनके पास है, होना चाहिए। और ये पूरा देश को कवच देने की मैं बात करता हूं कि परमाणु अस्त्रों की काट, जो वैज्ञानिक विचार के व्यक्ति हैं और तो सलाह दे सकते हैं, अगर मैं शासक बनता हूं तो मैं अपने प्रारंभिक शोधों को उनसे साझा करूंगा जो वैज्ञानिक विचार के होंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वार्ता विराम देता हूं। जय श्री राम।